हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 9 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। और आज के जो क्वेश्चन है वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, पहला 8 नवंबर को, दूसरा है 9 नवंबर को, तीसरा है 10 नवंबर को और चौथा है 11 नवंबर को। तो बेसिकली दोस्तों, जो विश्व रेडियो दिवस है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है। और 8 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 8 नवंबर 1895 में 8 नवंबर 1895 में एक्सरे की खोज की गई थी, और वो भी रॉटवन जी के द्वारा। एक्सरे की खोज की गई थी रॉटवन जी के द्वारा 8 नवंबर 1895 में। और जो रॉटवन है वो जर्मनी से रिलेट करते हैं, आपको ये याद रखना है। और रॉटवन को ही सबसे पहला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और 8 नवंबर 1895 में इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, इसलिए प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 7 नवंबर 2022 को किसने बैड्ज एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला संचार विभाग, दूसरा है प्रसार भारती, तीसरा है इसरो और चौथा है दूरदर्शन। बेसिकली दोस्तों, जो बैड्ज एप्लीकेशन है उसको जो लॉन्च किया है वो किया है प्रसार भारती ने। और जो बैड्ज की स्थापना है, बैड्ज की जो स्थापना है वो 1997 के एक्ट से, 1997 के अधिनियम से होती है। और इसके जो हेड है वो है मयंक अग्रवाल। तो याद रखना है कि जो बैड्ज की स्थापना है वो 1997 के एक्ट से होती है, और इसके जो हेड हैं वो है मयंक अग्रवाल। और जो लॉन्च किया है ये बैड्ज एप्लीकेशन वो किया है प्रसार भारती ने। इसी के यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, जिसमें से पहला है कि इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और इसके जो हेड हैं वो हैं सोमनाथ। इसरो के जो हेड हैं वो सोमनाथ है, याद रखना है आपको। और जो बैड्ज एप्लीकेशन है उसकी लॉन्चिंग प्रसार भारती ने की है, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन आपके सामने, पहला 2041, दूसरा है 2023, तीसरा है 2026 और चौथा है 2030। तो बेसिकली दोस्तों, जो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन है इसका मतलब होता है कि जितना कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा उतना ही उसका अवशोषण भी किया जाएगा। और इसका मतलब होता है कि शुद्ध कार्बन यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन। और उसी के साथ इसका जो वर्ष स्थल है यानी कि इसकी जो घोषणा की गई है वो 2041 तक की गई है। याद रखना है आपको कि जो मथुरा वृंदावन की जो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल है उसकी जो वर्ष घोषणा की गई है वो है 2041 तक। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, जिसमें से पहला है 2023 को दोस्तों बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस माना जाएगा। जो बाजरा है उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 को मनाया जाएगा। और जो मथुरा वृंदावन को जो 2041 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने की जो घोषणा की है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, तो आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 7 नवंबर 2022 को किसे 22वें विधिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला सोमनाथ, दूसरा है सुमन बेरी, तीसरा है समीर कामत और चौथा है ऋतुराज अवस्थी। तो बेसिकली दोस्तों, जो विधिक आयोग का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किए गए हैं ऋतुराज अवस्थी, जो कि 22वें नंबर के हैं, याद रखना है आपको। और जो विधिक आयोग है इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि कानूनी मामलों में सलाह देना। कानूनी मामलों में सलाह देने का जो काम है वो विधि आयोग का होता है। और उसी के साथ कुछ और ऑप्शन है, जिसमें से पहला है सोमनाथ। जो सोमनाथ हैं वो इसरो के अध्यक्ष हैं, याद रखना है आपको। और जो सुमन बेरी हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सुमन बेरी जो हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और जो समीर कामत हैं वो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हुए हैं, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हुए हैं, जो कि सतीश रेड्डी के स्थान पर बने थे, तो आपको याद रखना है। और जो विधिक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ऋतुराज अवस्थी जी को नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2022 के लिए पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। ऑप्शन है आपका, पहला निदा डार, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है राफेल नडाल और चौथा है एस्ले बार्टी। दोस्तों, बेसिकली जो आईसीसी है इसका जो मुख्यालय है
हेडक्वार्टर वो दुबई में स्थित है। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है और इसके जो हेड हैं वो है ग्रेग बर्कले। तो आपको ये भी याद रखना है कि आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है और इसके जो हेड हैं वो हैं ग्रेग बर्कले। और हाल ही में आईसीसी ने 2022 के लिए पुरुष आईसीसी ऑफ द ईयर को पुरुष में चुना गया है विराट कोहली जी को। और उसी के बाद महिला में अगर बात करें हम कि महिला में किसको चुना गया है, तो महिला में चुना गया है निदा डार को, जो कि पाकिस्तान से रिलेट करती हैं, और जो विराट कोहली हैं वो इंडिया से रिलेट करते हैं, याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है जिसमें पहला है राफेल नडाल। राफेल जो नडाल हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल स्पेन से रिलेट करते हैं। और जो असले बार्टी हैं वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करती हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया, याद रखना है आपको। और जो पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है वो चुना गया है विराट कोहली को, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किसे पहला केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला एलेक्सा, दूसरा है बेरी शार्प, तीसरा है एमटी वासुदेव और चौथा है नरेंद्र मोदी। दोस्तों जो केरल ज्योति पुरस्कार है उससे जो सम्मानित किया गया है वो है एमटी वासुदेवस, इनको चुना गया है। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन, इसमें से पहला एलेक्सा। दोस्तों जो एलेक्सा है उनको 2022 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना है आपको। और जो बेरी शार्प हैं उनको भौतिकी यानी कि फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। और जो नरेंद्र मोदी हैं उनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना है आपको। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और जो केरल ज्योति पुरस्कार है उससे जो सम्मानित किए गए हैं वो है एमटी वासुदेवस, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 1 से 7 नवंबर 2022 तक इंटरनेशनल पुष्कर मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला अजमेर, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है उड़ीसा। बेसिकली दोस्तों जो पुष्कर मेला है वो हमेशा पुष्कर अजमेर में किया जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है, याद रखना है। क्योंकि पुष्कर जो मेला है वो पुष्कर अजमेर में स्थित है और पुष्कर अजमेर में ही इसका आयोजन किया जाता है। और जम्मू कश्मीर में पुष्कर फेस्टिवल का आयोजन होता है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो बहुत ही सिमिलर हो जाते हैं कि पुष्कर मेला और पुष्कर फेस्टिवल। तो आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि अगर पुष्कर मेले के बारे में पूछता है तो आपको अजमेर लगाना है, अजमेर राजस्थान। और अगर आपसे पुष्कर त्योहार पूछे तो आपको जम्मू कश्मीर लगाना है। पुष्कर में नदी का महत्व होता है, पुष्कर जो त्योहार है उसमें। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है जिसमें से पहला है जैसलमेर। तो जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। और जो उड़ीसा है उसमें रज पर्व, नुआखाई और धानु यात्रा, ये तीनों जो पर्व हैं वो उड़ीसा में मनाए जाते हैं, तो याद रखना है आपको। और जो इंटरनेशनल पुष्कर मेला है वो अजमेर पुष्कर में मनाया जाता है, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है। ऑप्शन आपके सामने, पहला सुपेस, दूसरा है स्पेस, तीसरा है विक्रांत और चौथा है फ्रंटियर। तो बेसिकली दोस्तों जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 में होती है। और इसके जो हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं समीर कामत। और दोस्तों डीआरडीओ ने ही एक स्पेस सुविधा शुरू की गई है, डीआरडीओ ने ही स्पेस सुविधा शुरू की है। स्पेस का दोस्तों बेसिकली जो काम है वो है सोनार सिस्टम का परीक्षण करना और मूल्यांकन करना। तो जो स्पेस का जो मेन काम है वो है सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण करना और मूल्यांकन करना, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। और इससे जो निर्माण किया है और जो स्पेस है इसका जो निर्माण किया है वो एल.एन.टी. शिप्सफील्ड ने इसका निर्माण किया है। जो स्पेस है उसका जो निर्माण है वो एल.एन.टी. शिप्सफील्ड ने किया है, जो कि चेन्नई में स्थित है, याद रखना है आपको। और इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेस। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है जिसमें से पहला है सुपेस। दोस्तों जो सुपेस पोर्टल है वो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, याद रखना है आपको, जस्टिस एन.वी. रमन्ना के द्वारा। और जो विक्रांत है वो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, याद रखना है आपको। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था कोच्चि से। और जो विक्रांत है
वो 2022 का स्वदेशी विमान वाहक पोत है भारत का। और दूसरा यहाँ पर फ्रंटियर, जो कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो कि यूएसए में स्थित है, याद रखना है। और जो डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए जो परीक्षण और मूल्यांकन की सुविधा शुरू की है वो है स्पेस, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शन आपके सामने, पहला द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है विनय कुमार सक्सेना, तीसरा है जगदीप धनखड़ और चौथा है परमेश्वर अय्यर। बेसिकली दोस्तों जो आसियान है इसकी जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। आपको याद रखना है इसकी जो स्थापना 1967 में और हेडक्वार्टर जो है वो इसका जकार्ता में है। और भारत जो है वो इसका मेंबर नहीं है, लेकिन जो भारत के संबंध है आसियान से वो 1992 से स्टार्ट हुए थे और 2022 में इन संबंधों को 30 वर्ष हो गए हैं। और 30 वर्ष होने के उपलक्ष्य में ही जो आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन है उसका जो भारत की तरफ से जो नेतृत्व किया है वो किया है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, तो याद रखना है आपको। और उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, इसमें से पहला है द्रौपदी मुर्मू। तो जो द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की नई राष्ट्रपति बनी है, जो कि पहली आदिवासी महिला है, भारत की राष्ट्रपति हैं। और दूसरा विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, जो कि विनय कुमार सक्सेना। और उसी के साथ यहाँ पर परमेश्वर अय्यर, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। आपको याद रखना है कि जो परमेश्वर अय्यर हैं वो नीति आयोग के सीईओ हैं। और आपका जो राइट आंसर है वो है जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने भारत की तरफ से आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है या नेतृत्व किया है। और उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि 8 नवंबर 2022 को किसका 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने, पहला गुरु नानक देव, दूसरा है गुरु गोविंद, तीसरा है गुरु रामदास और चौथा है गुरु अंगद देव। बेसिकली दोस्तों जो 553वां जो प्रकाश उत्सव है वो गुरु नानक देव जी का मनाया गया है, याद रखना है आपको। और ये सिखों के प्रथम गुरु हैं, गुरु नानक देव जी जो हैं वो सिखों के प्रथम गुरु हैं, याद रखना है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है, जिसमें से पहला है गुरु गोविंद जी। तो जो गुरु गोविंद जी हैं वो सिखों के 10वें गुरु हैं, याद रखना है आपको। जो गुरु गोविंद जी हैं वो सिखों के 10वें गुरु हैं। और जो गुरु रामदास जी हैं उन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी, गुरु रामदास जी ने। और उसी के साथ यहाँ पर जो गुरु अंगद देव जी हैं, गुरु अंगद देव जी ने गुरु का लंगर जो प्रथा है उसको स्टार्ट किया था। तो गुरु अंगद देव जी ने गुरु का लंगर की प्रथा है वो स्टार्ट की थी। और जो गुरु गोविंद सिंह हैं उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। और जो गुरु गोविंद सिंह हैं वो 10वें गुरु भी हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। और आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से पहला है खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी, दूसरा है इसरो की स्थापना कब हुई और तीसरा है पुष्कर त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तीनों ही क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और इनके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चनों की जो चर्चा है वो हम पिछले 10 क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुके हैं। और उसी के साथ यहाँ पर दी हुई है आपकी आंसर की। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।